साल 1967 नवरात्रों के दिन थे और हर साल की तरह इस बार भी टिहरी जिले के सुप्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक मां चंद्रबदनी मंदिर में जानवरों की बलि दिए जाने की तैयारियां चल रही थी। प्रचलन था कि माता को प्रसन्न करने के लिए एक भैंस और 9 बकरों की बलि देना जरूरी है। इसी प्रथा को दोहराया जाना था, इसलिए मंदिर में स्थानीय श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ जमा थी। मंदिर प्रांगण में मेले जैसा माहौल था, लेकिन इस बार के नवरात्र पहले की तुलना में कुछ अलग थे। इस बार यहाँ के माहौल में एक अलग सा तनाव महसूस किया जा सकता था। ऐसे में जब जानवरों को बलि के लिए ले जाया जाने लगा तो अचानक भीड़ को चीरता हुआ एक पतली काया और लंबी दाढ़ी वाला व्यक्ति सामने आया। उसने उद्घोष किया कि अगर माता को प्रसन्न करने के लिए किसी निर्ही जानवर की बलि दी जानी है तो उससे पहले तुम लोगों को मेरी बलि देनी होगी। ये बोल थे स्वामी मनमथन के, जिन्होंने जीवन भर उत्तराखंड के पहाड़ों में व्याप्त रूढ़ियों और कुरीतियों के खिलाफ समाज को जागरूक करने का काम किया और पहाड़ में लोगों के आर्थिक उत्थान, विशेषकर महिलाओं के लिए भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना की। नमस्कार, मेरा नाम है प्रगति और आप देख रहे हैं 12 मासा की विशेष प्रस्तुति विरासत। उदय मंगलम चंद्रशेखरन मनमथन का जन्म 18 जून 1939 के दिन केरल के एक अध्यापक के घर में हुआ था। उस वक्त के समाज में व्याप्त छुआछूत, असमानता, शोषण, अंधविश्वास और कुरीतियों ने युवा मनमथन को इतना विचलित किया कि इन तमाम कुप्रथाओं के कारण समझने की जिज्ञासा में उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही अपना घर छोड़ दिया। घर से निकलकर उनका पहला प्रवास बंगाल में हुआ। यहाँ स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण आश्रम के सिद्धांतों से वो काफ़ी प्रभावित हुए और यहीं से समाज सुधार के बीज भी उनके व्यक्तित्व में अंकुरित हुए। हालांकि सत्य और ज्ञान की खोज में निरंतर भटकते रहना ही उनकी नियति में था। इसलिए कुछ समय बंगाल में बिताने के बाद वो महर्षि अरबिंदो से मिलने पौंडीचेरी पहुंचे। यहाँ भी वो कुछ समय रहकर गहन अध्ययन में लीन रहे। यही वो समय भी था जब देश में महात्मा गांधी का मजबूत प्रभाव था और उनके स्वदेशी आंदोलन की छाप देश भर में देखी जा सकती थी। युवा मनमथन भी इससे प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी जीवन शैली में इसे उतारने का मन बनाया। एक साधारण सा कुर्ता पजामा पहने और कंधे पर एक झोला लटकाकर वो समाज को जागरूक करने के लिए निकल पड़े। पौंडीचेरी से निकलकर सबसे पहले मनमथन नागालैंड गए, लेकिन वहां उनके सुधारवादी विचारों का स्थानीय लोगों ने काफ़ी विरोध किया, जिसके चलते उन्हें जल्द ही नागालैंड छोड़ना पड़ा। ऐसे में मनमथन दार्जिलिंग होते हुए हरिद्वार पहुंचे, जहां एक महात्मा ने अध्ययन में उनकी रुचि देखते हुए उन्हें बिजनौर स्थित विदुर कुटी जाने का सुझाव दिया। इसी सुझाव पर मनमथन हरिद्वार से निकलकर बिजनौर के दारागंज में स्थित विदुर कुटी पहुंच गए। वो यहाँ अध्ययन के उद्देश्य से आए थे, लेकिन लाइब्रेरी की खस्ता हालत से परिचित होने के बाद उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। विदुर कुटी के आसपास गरीब मछुआरों और हरिजनों की बस्ती थी। बस्ती के लोग गंदगी के बीच रहकर बमुश्किल 2 वक्त की रोटी कमा पाते थे। आसपास की सफाई और साफ पानी की सुविधा तो उनके लिए किसी सपने जैसा था। बस्ती के बच्चे दिन भर गंदगी में सने रहते। मनमथन ने उन बच्चों को आश्रम लाकर नहलाने, धुलाने और पढ़ाने का एक सिलसिला शुरू किया, लेकिन हरिजन बच्चों का आश्रम में प्रवेश वहाँ के प्रबंधकों को लगातार अखर रहा था। लिहाजा मनमथन और आश्रम प्रबंधन के बीच अनबन होने लगी। ऐसे में मनमथन को ये आश्रम भी छोड़ना पड़ा, लेकिन अब तक बिजनौर में उनके कुछ अच्छे मित्र भी बन चुके थे, जिनमें से गुरदीप बख्शी एक थे। मनमथन को जब आश्रम छोड़ना पड़ा तो बख्शी साहब उन्हें अपने घर ले आए। मनमथन ने यहाँ भी आसपास के निर्धन बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और जल्दी बख्शी साहब के घर पर भी आश्रम की तरह आसपास के बच्चे बेरोक टोक आने लगे। स्वामी मनमथन चरित्र और कथा के कुछ अंश पुस्तक में वीरेंद्र पैन्युली लिखते हैं कि गुरदीप बख्शी जी के घर पर रहते हुए स्वामी जी वहाँ के लोगों से नहाने का साबुन और तौलिया मांग लिया करते थे और कई बार सरकारी नलों पर ही किसी गंदे दिखने वाले बच्चे का मुंह हाथ धोने और उसे नहलाने लगते। मनमथन बड़े मनोयोग से बिजनौर के गाँवों का भ्रमण करते रहते और वहाँ के लोगों की समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करते रहे। बिजनौर में नूरपुर और चांदपुर के बीच आदोपुर नाम का एक गाँव पड़ता है, जहाँ उन्होंने एक प्राथमिक पाठशाला भी बनवाई। साल 1962 में जब भारत चीन युद्ध छिड़ा तो पूरे देश में अन्न का संकट गहरा गया था। मनमथन उस समय बिजनौर में ही रह रहे थे। यहाँ के लोगों की गरीबी और असहायता को उन्होंने काफ़ी करीब से देखा था। आम जनता का इतना बुरा हाल हो गया था कि लोग अनाज की मंडियाँ तक लूटने लगे थे।
ये सब देखकर एक दिन उन्होंने दारागंज में एक आम सभा आयोजित की और फिर लोगों को एक जुलूस के लिए तैयार किया। ये जुलूस जब 13 किलोमीटर पैदल चलकर बिजनौर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के घर के आगे रुका तो स्थिति को भांपकर डीएम साहब को तुरंत ही लोगों में अनाज बंटवाना पड़ा। स्वामी मनमथन के बिजनौर प्रवास से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा उमा मैठानी की किताब स्वामी मनमथन जानी अनजानी यात्रा सागर से शिखर तक में भी दर्ज मिलता है। वो लिखती हैं, उस समय बाबू चौहान वहाँ बिजनौर टाइम्स समाचार पत्र निकाला करते थे और समय समय पर प्रशासन के भ्रष्टाचार के विरुद्ध लिखा करते थे। एक बार उन्हें शासन द्वारा भारत सुरक्षा कानून के अंतर्गत बंदी बनाकर बिजनौर जेल भेज दिया गया। ऐसे समय में मनमथन चौहान जी के घर जाकर उनके बच्चों को लगभग प्रतिदिन ही बिस्किट आदि दिया करते थे और उनके परिवार की देखभाल किया करते थे। हालांकि उनकी खुद की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। कई बार तो वो स्वयं भी भोजन नहीं करते और पूरा दिन एक चाय पीकर गुजार देते, लेकिन बाबू चौहान के बच्चों का वो पूरा ख्याल रखते, जबकि इस वक्त तक मनमथन और चौहान एक दूसरे से कभी मिले भी नहीं थे। इसलिए जब चौहान जी जेल से छूटे तो मनमथन जी से मिलने गए और उनके प्रगाढ़ मित्र बन गए। बाबू चौहान की तरह ही स्वामी मनमथन भी समय समय पर बिजनौर प्रशासन और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ स्थानीय अखबारों में लेख लिखते थे। इसके चलते उनके कई दुश्मन भी बने जिन्होंने उन्हें परेशान करना शुरू किया। आखिरकार स्वामी मनमथन का बिजनौर से भी मन उचट गया। साल 1965 में 26 साल के मनमथन बिना किसी को बताए बिजनौर छोड़कर ऋषिकेश चले आए। अब तक उनके नाम के साथ स्वामी जुड़ चुका था और लोग उन्हें स्वामी मनमथन के नाम से जानने लगे थे। ऋषिकेश आने के बाद वो अपने मित्र स्वामी चिदानंद के डिवाइनर लाइफ संघ पहुंचे और यही समाज सेवा के कार्य करने लगे। ऋषिकेश देवप्रयाग मार्ग पर गुलर दोगी नामक स्थान पड़ता है, जहां महर्षि वशिष्ठ की गुफा है। महर्षि वशिष्ठ को भगवान राम का कुलगुरु माना गया है। पौराणिक मान्यता है कि अपने बच्चों के निधन के बाद महर्षि वशिष्ठ गंगा किनारे स्थित इसी स्थान पर आए और उन्होंने यहाँ एक गुफा में रहकर ध्यान किया। ये गुफा आज भी यहीं स्थित है और इसे वशिष्ठ गुफा नाम से जाना जाता है। देश भर के श्रद्धालु और विदेशी पर्यटक तक आज भी यहाँ आते हैं और ध्यान करते हैं। ऋषिकेश में भ्रमण के दौरान जब स्वामी मनमथन को गुलर स्थित वशिष्ठ गुफा की जानकारी मिली तो वो यहाँ पहुँच गए। इसी जगह पर स्वामी पुरुषोत्तमानंद ने उन्हें दीक्षा दी। लगभग 2 साल गुलर में बिताने के बाद स्वामी मनमथन का अगला ठिकाना बना टिहरी जिले में स्थित मां चंद्रबदनी मंदिर। इसकी भी एक पृष्ठभूमि है। प्राचीन काल से भारत के विभिन्न हिस्सों में पशु बलि की प्रथा रही है। माना जाता रहा है कि यथा समय देवी देवताओं को बलि चढ़ाए जाने पर वो प्रसन्न होते हैं और मनोकामनाएं पूरी करते हैं। यही प्रथा टिहरी जिले में स्थित शक्तिपीठों में से एक मां चंद्रबदनी के मंदिर में भी मनाई जाती थी और प्रथा के तहत मंदिर परिसर में हर साल नवरात्रों में बकरों और भैंसों की बलि दी जाती थी। हालांकि कई स्थानीय लोग ऐसे भी थे जो इस प्रथा को गलत मानते थे और इस पर रोक लगाए जाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इन्हीं में से एक थे गोविंद प्रसाद गैरोला, जो क्षेत्र समिति देवप्रयाग हिंडोला खाल के प्रमुख थे। साल 1966 में उन्होंने पशु बलि प्रथा के विरोध में एक सभा बुलाई और इस कुप्रथा के खिलाफ ठोस कदम उठाने का निर्णय लिया गया। गोविंद गैरोला स्वामी मनमथन से पूर्व परिचित थे। इस सभा में उन्होंने स्थानीय लोगों को स्वामी जी और उनके समाज सुधार के कार्यों के बारे में बताया और तभी ये प्रस्ताव रखा गया कि अगर पशु बलि विरोधी आंदोलन में स्वामी जी को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो आंदोलन को सफलता मिलने के आसार बढ़ जाएंगे। जनमानस की सम्मति से गोविंद गैरोला ने तब गुलर में निवास कर रहे स्वामी मनमथन से संपर्क किया और उनका सहयोग मांगा। स्वामी मनमथन ने भी खुशी खुशी ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उन्होंने यहाँ आते ही पशु बलि के खिलाफ आवाज उठानी शुरू की और पशु बलि प्रथा विरोधी संघर्ष समिति का गठन किया। सर्वसम्मति से स्वामी मनमथन को इस समिति का अध्यक्ष चुना गया और गोविंद गैरोला को मंत्री बनाया गया। इस समिति में मातवर सिंह लिंगवाल, चूड़ामणि भट्ट, सत्यप्रकाश शास्त्री, खेम सिंह जयाड़ा और मातवर सिंह बागड़ी आदि भी शामिल थे। स्थानीय लोगों को बलि प्रथा के खिलाफ समझाने के लिए स्वामी मनमथन ने गांव-गांव जाकर जनसभाएं करना शुरू किया। वो लोगों को समझाते थे कि कैसे बलि प्रथा की आड़ में जमींदार आम लोगों को कर्जे में डुबाए रखते हैं। लोग देवी और पितरों के कोप से बचने के लिए चाहे उधार लेकर ही सही, लेकिन नवरात्रों में बलि के लिए पैसे खर्च करते हैं और इसी बात का फायदा गांव के जमींदार और मुंशी लोग उठाया करते हैं। मान्यता ये भी थी कि बलि के लिए सिर्फ स्वस्थ पशु ही स्वीकारे जाते हैं। ऐसे में जमींदार स्वस्थ पशुओं को महंगे दामों पर बेचा करते और स्थानीय लोग मान्यताओं के चलते ये रकम चुकाने को विवश होते। स्वामी मनमथन और समिति के अथक प्रयासों के चलते धीरे धीरे ही सही, लेकिन पशु बलि के खिलाफ लोग जागरूक होने लगे। इस काम में समिति को सबसे ज्यादा सहयोग स्थानीय महिलाओं और विद्यार्थियों से मिला।
हालांकि साल 1967 और 68 में लगातार 2 साल अनवरत प्रयास करते रहने के बाद भी समिति को सफलता नहीं मिली और मंदिर में पशु बलि होती रही, लेकिन स्वामी मनमथन और उनके साथियों ने हार नहीं मानी। साल 1969 आते आते पशु बलि का मामला काफी गर्मा चुका था। इस साल चैत्र महीने के नवरात्रों के समय बलि के पक्षधर जहां बलि के लिए बकरे और भैंस लेकर आने लगे, वहीं दूसरी तरफ इस प्रथा के विरोधी लोगों ने भी मंदिर परिसर में धरना देना शुरू कर दिया। स्वामी मनमथन स्वयं उस स्थान पर बैठ गए जहां पशुओं की बलि होती थी। कई बार लोगों को समझाने की कोशिश होती थी और कई बार पशुओं को अंदर ले जाने से रोकने के लिए जबरदस्ती भी करनी पड़ती थी। इससे धीरे धीरे यहाँ का माहौल संघर्षमय होने लगा। आंदोलन के उग्र हो जाने की संभावना को देखकर देवप्रयाग से लेकर अंजनी सैण तक पूरे क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई और नरेंद्र नगर के तत्कालीन उप जिलाधिकारी अपने दलबल के साथ अंजनी सैण पहुंच चुके थे। इसी संघर्ष वाली स्थिति के बीच एक समय ऐसा भी आया जब बलि का समर्थन करने वाले एक ग्रामीण ने अपनी दराती उठाई और एक बकरे को आगे ले जाते हुए ऊंची आवाज में घोषणा की, कोई मुझे रोके तो जानूं। मंदिर का माहौल अब उग्र होने लगा था। तभी स्वामी मनमथन आगे आए और उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, अगर माता को प्रसन्न करने के लिए किसी निरीह जानवर की बलि दी जानी है तो उससे पहले तुम लोगों को मेरी बलि देनी होगी। उनकी बातों को अनसुना कर वो व्यक्ति अपने बकरे को लेकर आगे बढ़ ही रहा था कि स्वामी मनमथन के संकेत पर स्थानीय विद्यार्थियों ने उससे बकरे की रस्सी छीन ली। बलि के समर्थकों और विरोधियों के बीच संघर्ष इतना बढ़ गया कि इसी छीना चपटी में उस बकरे की मौत हो गई। मंदिर का माहौल उन दिनों इतना गर्मा गया था कि लोग कई बार रात में पशुओं को लाने लगे ताकि चुपके से उनकी बलि दे सके। ऐसे में समिति के लोग भी रात भर मंदिर में बैठकर निगरानी करने लगे। एक रात तो मंदिर परिसर में पशु बलि के लिए आए लोगों और समितियों के बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि तत्काल ही उप जिला अधिकारी को आकर बीच बचाव करना पड़ा। स्वामी मनमथन और उनके जैसी सोच रखने वाले स्थानीय लोगों के लंबे प्रयास आखिरकार सफल हुए और एक समय ऐसा आया जब पशु बलि का विरोध करने वाले और मंदिर समिति के लोगों के बीच सदियों पुरानी इस प्रथा को खत्म करने की सहमति बन गई। 1969 में गांधी जी के जन्म शताब्दी वर्ष में मंदिर परिसर में एक विशेष पूजा के द्वारा पशु बलि को सदा सदा के लिए खत्म कर दिया गया। स्वामी मनमथन के मंदिर से जुड़े सुधारवादी कार्यों से प्रभावित होकर उन्हें मंदिर का प्रशासक भी नियुक्त किया गया। फिर उनकी देखरेख में ही मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया और मंदिर परिसर में पानी की व्यवस्था के साथ ही यात्रियों के लिए गेस्ट हाउस का भी निर्माण हुआ। चंद्रबदनी मंदिर में पशु बलि खत्म करवाकर स्वामी मनमथन पूरे गढ़वाल में एक सुधारवादी के तौर पर लोकप्रिय हो चुके थे। उत्तराखंड तब अलग राज्य नहीं बना था और अविभाजित उत्तर प्रदेश का ही एक हिस्सा था। सरकार तब लखनऊ से चलती थी। पहाड़ों में राजस्व कुछ खास मिलता नहीं था, इसलिए हुक्मरानों का पहाड़ों पर कोई खास ध्यान भी नहीं होता था। लिहाजा यहाँ अन्य सरकारी व्यवस्थाओं की तरह ही शिक्षा व्यवस्था भी कुछ खास नहीं थी। स्कूली शिक्षा के लिए तो फिर भी कुछ गिने चुने स्कूल होते थे, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए गढ़वाल के श्रीनगर में एक माधव प्रसाद बिरला जी द्वारा बनवाया गया राजकीय बिरला डिग्री कॉलेज ही था और वहाँ भी सिर्फ स्नातक स्तर की ही कक्षाएं चला करती थी। इसके ऊपर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी के लिए कोई संस्थान नहीं था। उच्चतर शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को तब देहरादून, बनारस, लखनऊ या इलाहाबाद जैसे बड़े शहरों का रुख करना पड़ता था। ऐसा कर पाना भी सिर्फ समृद्ध वर्ग के लिए ही संभव था। आज़ादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी आर्थिक तौर पर निम्न वर्ग के लड़कों और ज़्यादातर लड़कियों को इन्हीं कारणों से उच्च शिक्षा से वंचित रहना पड़ता था। 1970 के दशक की शुरुआत से ही उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों में एक विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए आंदोलन चल रहा था। विश्वविद्यालय की मांग को लेकर कृष्णानंद नौटियाल की अध्यक्षता में रिटायर्ड डीएफओ मित्रानंद घिल्डियाल, कृष्णानंद मैठानी, कैलाश चंद्र जुगरान आदि लोगों को मिलाकर एक समिति बनी थी जो जुलूस और अनशन जैसे कार्यक्रम आयोजित करती रहती थी। लेकिन इस आंदोलन को कुछ खास सफलता अभी तक नहीं मिली थी। चंद्रबदनी और आसपास के अन्य मंदिरों में पशु बलि को खत्म करवाकर स्वामी मनमथन की स्वीकार्यता जनमानस में बढ़ चुकी थी। इसे देखते हुए कृष्णानंद मैठानी ने स्वामी मनमथन को अपने घर बुलाकर उनसे विश्वविद्यालय आंदोलन को आगे बढ़ाने की विनती की, जिसे उन्होंने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। आंदोलन को और सक्रिय बनाने के लिए विश्वविद्यालय आंदोलन केंद्रीय संघर्ष समिति का गठन किया गया। प्रेमलाल वैद को समिति का अध्यक्ष, भास्कर आनंद मैठानी और स्वामी मनमथन को संरक्षक और विद्यासागर नौटियाल, कृष्णानंद मैठानी, प्रताप सिंह पुष्पवान, हजारीलाल जोशी, ऋषि बल्लभ सुंदरियाल आदि इसके अन्य पदाधिकारी नियुक्त किए गए। विश्वविद्यालय की मांग को लेकर समिति के सदस्यों ने नगर में क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठना शुरू कर दिया। फिर 26 जुलाई 1971 के दिन श्रीनगर में स्वामी मनमथन के आह्वान पर एक विशाल जनसभा बुलाई गई और संपूर्ण नगर बंद करने का आह्वान भी किया गया।
लोगों ने इस आंदोलन को पूर्ण समर्थन देते हुए बाजार, विद्यालय और यहां तक कि सरकारी कार्यालय भी बंद रखे। इसके बाद तो जुलूसों और प्रदर्शनों का एक सिलसिला शुरू हो गया। स्वामी मनमथन ने पूरे गढ़वाल का भ्रमण करना भी शुरू कर दिया ताकि लोगों को उच्च शिक्षा का महत्व समझाकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस आंदोलन से जोड़ा जा सके। इस कड़ी में 8 अगस्त को नारायण बगड़, नैनीसाई, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और अन्य जगहों पर पूर्ण हड़ताल की गई। 15 अगस्त 1971 को आज़ादी के दिन स्वामी मनमथन ने टिहरी में एक विशाल जनसभा बुलाई और वहां के लोगों को विश्वविद्यालय की मांग के लिए 19-20 अगस्त को श्रीनगर में होने वाले सम्मेलन में शामिल होने को कहा। सम्मेलन वाले दिन पूरे गढ़वाल क्षेत्र में भारी बारिश हुई और कई जगह सड़कें अवरुद्ध हो गई। इसके बावजूद भी सम्मेलन में भाग लेने के लिए लोग बड़ी संख्या में श्रीनगर पहुंचे। 20 अगस्त की सुबह 10 बजे तक तो लगभग 15,000 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। सम्मेलन की अध्यक्षता विश्वविद्यालय समिति के अध्यक्ष प्रेमलाल वैद ने की। उनके अलावा ऋषि बल्लभ सुंदरियाल, विद्यासागर नौटियाल, भार्गवी दत्त बहुगुणा, गोविंद प्रसाद गैरोला, जगत सिंह नयाल, वीरेंद्र पैन्युली, ओंकारनंद आदि यहाँ मौजूद थे। सम्मेलन खत्म होने के बाद आंदोलनकारियों द्वारा एक जुलूस निकाला गया जो श्रीनगर बाजार से होता हुआ बिरला डिग्री कॉलेज के प्रांगण में पहुंचा, जहां पर पिछले कई दिनों से 5-5 व्यक्ति मिलकर 24-24 घंटे की भूख हड़ताल कर रहे थे। आंदोलन जैसे जैसे तेज हो रहा था, प्रशासन का दमन भी उसके साथ बढ़ने लगा था। सितंबर 1970 में स्वामी मनमथन को गिरफ्तार कर रामपुर जेल भेज दिया गया। लंबे संघर्ष के बाद जनवरी 1973 में अविभाजित उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी ने विश्वविद्यालय समिति की मांग मान ली, लेकिन कुछ महीनों बाद ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री नरूल हसन ने वक्तव्य दिया कि सिर्फ कुमाऊं के नैनीताल में एक विश्वविद्यालय खोला जाएगा। उनके वक्तव्य में गढ़वाल का कोई जिक्र ही नहीं था, जिससे गढ़वाल के लोग आक्रोशित हुए। ये लोग गढ़वाल के टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, चमोली जैसे जिलों के लिए गढ़वाल क्षेत्र में एक आवासीय विश्वविद्यालय की मांग कर रहे थे। शिक्षा मंत्री की घोषणा के बाद आंदोलन और भी तेज हो गया। विश्वविद्यालय की मांग को लेकर संघर्ष समिति द्वारा कई बार तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चिट्ठियां भी लिखी गई। इस दौरान गढ़वाल में जगह जगह जुलूस, अनशन और हड़तालें जारी रही। विश्वविद्यालय आंदोलन में लोगों के संघर्ष को उजागर करते हुए श्रीमती विद्यावती उनियाल ने एक कविता भी लिखी थी, जिसका एक अंश है, अरे कौन मानव यहाँ आ रहे हैं, ओंकार मनमथन भूखे पड़े हैं, विश्वविद्यालय का नारा लगा रहे हैं, धन्य रे गणदेश, धन्य मातृभूमि, जहाँ ऐसे महान मानव पधारे हैं। अक्टूबर 1973 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के गढ़वाल भ्रमण का कार्यक्रम बना। उस समय गढ़वाल के बड़े नेता हेमवती नंदन बहुगुणा उनकी सरकार में संचार मंत्री थे और इंदिरा गांधी के गढ़वाल भ्रमण की जिम्मेदारी उन्हीं पर थी। वो चाहते थे कि प्रधानमंत्री का भ्रमण बिना किसी व्यवधान के हो, लेकिन तब पूरे गढ़वाल में विश्वविद्यालय आंदोलन अपने चरम पर था। इस संबंध में हेमवती नंदन बहुगुणा ने विश्वविद्यालय संघर्ष समिति से मुलाकात की, लेकिन ये वार्ता ज़्यादा सफल नहीं रही। समिति के लोग इस बात पर अड़िग थे कि वो इंदिरा गांधी के सामने अपनी मांग हर हाल में रखेंगे। उधर प्रशासन भी प्रधानमंत्री के दौरे की वजह से काफ़ी चिंतित था। ऐसे में प्रशासन ने समिति के सामने शर्त रखी कि अगर आप लोग शिष्टता से अपनी बात रखेंगे तो आपके 5 लोगों के प्रतिनिधि मंडल को इंदिरा गांधी से मिलवाया जा सकता है। समिति ने शर्त मान ली और प्रधानमंत्री के आगमन पर सबसे पहले श्रीनगर के एसएसबी कैंप में इस प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात उनसे करवाई गई। इसमें अवध बिहारी पंत, वीरेंद्र पैन्युली, कृष्णानंद मैठानी, चंद्र प्रकाश डबराल और राजेंद्र नैथानी शामिल थे। इंदिरा गांधी ने उनकी मांग मानते हुए गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए हामी भर दी। उन्होंने खुद इसके तुरंत बाद हुई जनसभा में कुमाऊं और गढ़वाल दोनों जगह विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की। आखिरकार एक लंबे संघर्ष के बाद नवंबर 1973 में गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी गई। साल 1990 में हेमवती नंदन बहुगुणा की स्मृति में इसका नाम बदलकर हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय रखा गया और साल 2009 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना में स्वामी मनमथन के सफल योगदान ने लोगों के बीच उनकी स्वीकार्यता और बढ़ा दी थी। लोग अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं लेकर उन तक पहुंचने लगे थे और स्वामी मनमथन भी लोगों की हर संभव मदद किया करते। क्षेत्र के सामाजिक ताने बाने को सुधारने का बीड़ा भी अनचाहे ही उनके कंधों पर आ गया था। गढ़वाल में रहते हुए उन्होंने यहाँ की महिलाओं के जीवन में कठोरतम श्रम और उसके बदले में न्यूनतम सुख देखा। पहाड़ की महिलाओं की पीड़ा स्वामी मनमथन के मन में बैठ गई थी। उन्होंने एक संगठन के माध्यम से नारी शक्ति को संगठित करने का निश्चय किया और इसके लिए एक आश्रम बनाने की सोची। इस कार्य के लिए मेजर हरिशंकर जोशी ने चंद्रबदनी मंदिर के पास ही अंजनी सैंड में अपनी 10 एकड़ पैतृक भूमि स्वामी मनमथन को दान में दे दी। मेजर साहब की एक ही शर्त थी कि स्वामी मनमथन जब भी कोई संस्था बनाए तो उसके नाम में माँ भुवनेश्वरी का नाम जरूर जोड़ा जाए, क्योंकि माँ चंद्रबदनी का एक नाम भुवनेश्वरी भी है।
ऐसे में 27 दिसंबर 1977 के दिन स्वामी मनमथन द्वारा भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना की गई और 23 नवंबर 1978 को इसका आधिकारिक पंजीकरण आश्रम सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन में हुआ। वीरेंद्र पैन्यूली अपनी पुस्तक स्वामी मनमथन चरित्र और कथा के कुछ अंश में लिखते हैं, मेजर जोशी स्वामी मनमथन से काफ़ी प्रभावित थे और इसलिए जब आसपास के लोगों ने उन्हें स्वामी जी और उनके आश्रम के खिलाफ भड़काने की कोशिश की, तब भी मेजर साहब उनसे अप्रभावित रहे और आश्रम की स्थापना के लिए भूमि दान की। उन्होंने स्वामी मनमथन के जीवित रहते आश्रम की हर संभव मदद की और स्वामी जी के जाने के बाद भी मेजर साहब ने आश्रम के प्रति अपना स्नेह बनाए रखा। मेजर जोशी ने जब आश्रम के लिए ज़मीन दी थी तब वो एक बंजर ज़मीन थी और वहाँ पर सिर्फ जंगली झाड़ियाँ हुआ करती थी। स्वामी मनमथन स्वयं इन झाड़ियों को काटते और कुदाल से जमीन को समतल करते। उन्हें खुद परिश्रम करता देख धीरे धीरे स्थानीय लोग भी उनके कार्य में सहयोग करने लगे और देखते देखते वहां एक सुंदर आश्रम तैयार हो गया। आश्रम की स्थापना बेसहारा महिलाओं और अनाथ बच्चों को संरक्षण देने के लिए की गई थी। पहाड़ की महिलाओं को उत्पीड़न और शोषण के चक्रव्यूह से निकालकर उन्हें कौशल प्रशिक्षण देकर स्वावलंबी बनाना ही आश्रम का मुख्य उद्देश्य था। आश्रम के माध्यम से स्वामी मनमथन महिलाओं को सदुपयोगी कार्यों का प्रशिक्षण देने लगे। पशुपालन, सिलाई बुनाई, अचार बनाना आदि काम उन्हें यहाँ सिखाया जाता। उन्होंने समय समय पर महिला मंगल दल और आश्रम द्वारा संचालित आंगनवाड़ियों की मदद से घास, लकड़ी और पानी की कमी को दूर करने के लिए भी क्षेत्र भर में महत्वपूर्ण कार्य किए। स्वामी मनमथन ने पद यात्राओं के माध्यम से शराबबंदी के बारे में भी लोगों को जागरूक किया। इसके अलावा आश्रम के नज़दीक ही एक प्राइमरी पर्यावरण विद्यालय की स्थापना भी की गई जो आज भी संचालित होता है। इसमें 8वीं तक की कक्षाएं चलती है। इस स्कूल में पाठ्यक्रम के साथ साथ रोजगार उन्मुख शिक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य, संस्कृति, विज्ञान आदि की शिक्षा दी जाती है। आश्रम की तरफ से कई बालवाड़ी भी खोली गई जो आज भी संचालित है। स्वामी मनमथन स्वयं आश्रम में 16 से 18 घंटे कठोर परिश्रम करते थे और उनका व्रत था कि कठोर परिश्रम करते हुए जहाँ दिन का अंत होगा वहीं विश्राम करूँगा। स्वामी मनमथन के रहते रहते ही आश्रम का अस्तित्व इतना बड़ा हो चुका था कि उन्होंने सेना में क्षेत्र के युवाओं को रोजगार दिलाने हेतु गढ़वाल राइफल्स का भर्ती शिविर तक आश्रम में आयोजित करवाया। आश्रम में काम करने वाली बीना काला के अनुसार किसी समय में आश्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 800 लोग काम किया करते थे और ये एशिया का सबसे बड़ा एनजीओ था। इसके कार्यों को देखने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह, पत्रकार सुश्री नलिनी सिंह, मार्गरेट अल्वा, अंतर्राष्ट्रीय संस्था सेव द चिल्ड्रन फंड के भारत के निदेशक जिमी कैंपबेल भी यहां आ चुके हैं। साइरल रिफिल जो कनाडा से भारत भ्रमण पर आए थे वो तो स्वामी मनमथन और उनके आश्रम से इतने प्रभावित हुए कि फिर कभी वापस ही नहीं गए और हमेशा के लिए आश्रम और गढ़वाल के होकर रह गए। स्वामी मनमथन के गुजर जाने के बाद ही वो आश्रम के सचिव बने और उनकी देखरेख में भी आश्रम ने विकास कार्य किए। ये आश्रम आज भी गढ़वाल प्रोजेक्ट के नाम से अलग अलग जगहों पर अपने कार्य कर रहा है। आज भी आश्रम में पहाड़ के मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार और गोष्ठियाँ आयोजित की जाती है। यहाँ समय समय पर महिलाओं के लिए सिलाई बुनाई, अचार बनाने, नर्सरी, डेयरी, पशुपालन आदि के प्रशिक्षण कैंप भी आयोजित किए जाते हैं। स्वामी मनमथन का जीवन जितना संघर्षमय और अप्रत्याशित रहा, उनकी मृत्यु भी उतनी ही अप्रत्याशित साबित हुई। 6 अप्रैल 1990 की रात जब वो आश्रम में अपने कमरे में सो रहे थे तब किसी सिरफिरे ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। इसके साथ ही भारत के दक्षिण से उदय हुआ सूर्य उत्तर में आकर अस्त हो गया। स्वामी मनमथन की मृत्यु से संबंधित कई भ्रांतियां बनी, लेकिन इनमें क्या सच था और क्या झूठ कोई नहीं जान सका। स्वामी मनमथन की मौत के बाद उनके बिजनौर के समय के साथी और बिजनौर टाइम्स के संपादक रहे बाबू सिंह चौहान ने लिखा था, जब ये दुखद समाचार सुना कि भुवनेश्वरी आश्रम के संत स्वामी मनमथन की हत्या कर दी गई, हृदय को आघात लगा। ये लिख देना बड़ी हल्की बात होगी। स्वामी मनमथन की हत्या तो परंपरा, समाज सेवा की एक विद्या और संन्यास के स्वरूप को रक्त में डुबो देना है। स्वामी मनमथन केरल से चलकर गढ़वाल की पर्वत श्रृंखला की वादियों तक पहुंचे थे। उनके कंधों पर एक थैला था जिसमें उनके एक जोड़ी वस्त्र थे और कोई गर्म कपड़ा नहीं था, लेकिन उनका गढ़वाल की जनता की सेवा के भाव ने उनमें ऐसी उष्णता भर दी थी कि शांत हवाओं ने भी उनके चरण नहीं रोके। वर्षों तक केवल चाय पीकर जीवित रहने वाले डॉक्टर मनमथन मेनन गढ़वाल में सादा भोजन करने लगे थे। उनके पास हंसी का, अट्टाहस का भंडार था। हर समय मुस्कुराते रहना उनका स्वभाव था और जनसाधारण की सेवा करने में उन्हें आनंद आता था। स्वामी मनमथन के जीवन से जुड़ी ये स्क्रिप्ट आपके लिए लिखी थी हमारे सहयोगी गौरव नेगी ने। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके साथ ही 12 मासों को सपोर्ट करने के लिए सुपर थैंक्स का बटन दबाकर चैनल की पेड मेंबरशिप लेकर हमें सहयोग करें ताकि हम लाते रहे पहाड़ों से जुड़ी हर जिज्ञासा की खुराक 12 मासा।